जिंदाबाद, मायावती जी जिंदाबाद, बहुत कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजनीति गौतम साहब जिंदाबाद। सर्वप्रथम के सागर सोना के सागर आरक्षण के जनक कोल्हापुर विरासत के कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बानसे DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज के जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। और आज कोल्हापुर विरासत के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती और प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर लालजी मेरामकर जी, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्रीकांत जी, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर सुरेश राव जी, स्टेट के प्रेसिडेंट शंकर महतो जी और इस प्रोग्राम के आयोजक और निश्चित तौर से जब से पार्टी में अपने कदम रखे और हमारे बहन जी को इस देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए ताकत लगाए हुए हैं और फिर से पूरे ताकत के साथ में दोबारा 2025 के लिए कमर कस चुके हैं कि 2025 में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बन के बिहार में स्थापित होगी, उसके लिए काम कर रहे हैं भाई अनिल कुमार जी और साथ ही स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट सकल देव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जोन के इंचार्ज कुणाल किशोर जी, विवेक जी, जोन के हमारे इंचार्ज हैं बलराम जी, सुरेश कुमार जी, संजय मंडल जी, श्याम दास जी, डॉक्टर विजय कुमार जी, राम किशोर जी, सुशील कुशवाहा जी, मानसी देवी जी और बहुजन समाज पार्टी के जाबाज हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय। निश्चित तौर से विवाद की मैं पूछ रहा था कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई, तो उन्होंने कहा था, मैं दावे के साथ में कहता हूँ आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वहाँ 50% हमारे ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के भाई लोग भी बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। और इस बात की तस्दीक भी करी है हमारे समूह जी, कहाँ क्या ओबीसी के भाई बैठे हुए, तो मैं देख के दंग रह गया कि मोर देन 50% यहाँ ओबीसी के भाई और दूसरे समाज के भाई बैठे हैं, जिसमें कुशवाहा भी बैठे हैं, पटेल भी बैठे हैं, सहनी भी बैठे हैं और हमारे चौहान जो है दुनिया चौहान वो भी बैठे हैं, निषाद भी बैठे हैं। तो इसके मतलब राजभर भी बैठे हुए हैं। इसके मतलब साफ हो गई कि आने वाली जो समय है 2025 वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में आने वाला है। यादव बैठे हुए हैं, यादव कैसे बोल सकते हैं बिहार में? देखिए कोने से लेकर
सूरज यादव बैठे हुए, सोमयार समाज के भी भाई बैठे हुए, मुस्लिम समाज के भाई बैठे हुए, मुस्लिम भी बैठे हुए, लेकिन दोनों मुस्लिम बैठे हुए, हम बैठे हुए, लेकिन समाज में है, बढ़िया समाज में है। मैं तो कहूँ सर्व समाज आज यहाँ पर नीला झंडा हाथ में ले चुका है। नाई समाज वाले भी बोल रहे हैं, नाई समाज के भी भाई बैठे हैं, कपड़ी समाज के भाई भी बैठे हुए हैं। अब बहुजन समाज ने ठान लिया है कि 2025 ये नीला झंडा हाथ के निशान बिहार की विधानसभा में लहराने का है और उसी की तैयारी चल चुकी है। और 23 तारीख को आदरणीय बहन ने हम सबको निर्देश देने का काम और कहा कि अगर इस निर्देश पे आप काम करेंगे तो 100% 2025 में बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी ताकत बनेगी। हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी खुद सत्ता में आ जाए और नहीं भी आ पाएगी तो बिना तुम्हारे कोई सरकार बिहार में नहीं बनेगा। और आप देख भी रहे हैं किस तरह से बिहार को लूटने का काम किया जा रहा है। पुल पे पुल गिर रहे हैं, गिर रहे कि नहीं गिर रहे? एक महीने में सुनने को मिला 30 पुल गिर गए। कितना करप्शन हुआ? 30 पुल गिर गए, कोई सीबीआई जांच नहीं हुई, कोई जांच ही नहीं उठाई गई, क्योंकि सभी का मामला है उसमें फिट, सभी का मामला फिट है तो भाई जांच बिठाई जाएगी। और ऊपर से भी सरकार ने रोड बनाने का, पुल बनाने का यहाँ पैसा दिया, चलो भाई रोड बना लो आपको। अगर सेंटर की सरकार चाहती तो पटना के अंदर आईटी हब बनाती, हजारों की संख्या में 50,000 युवा बिहार से बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, अलग अलग जिलों में, केरला में आपको दिखाई पड़ जाएंगे आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। लेकिन सरकार आईटी हब नहीं बनाना चाहती यहाँ पटना में। अगर आईटी हब बना देगी तो पटना के लोगों को नौकरी यहीं मिल जाएगी। वो नहीं चाहती, वो तो चाहती है धक्के खा के बिहार से निकलो और धक्के खा के वहीं पर कहीं काम कर जाए। और अनऑर्डर की सिचुएशन आपको मालूम है, अभी फतुआ में मर्डर हुआ, फतुआ में जो मर्डर हुआ, क्या नाम था तेरा? वीरेंद्र दास का मर्डर हुआ। और वीरेंद्र दास के मर्डर से पहले वहां पर पुलिस का एक नुमाइंदा उस हत्यारे के साथ में बैठ के शराब पीता है। आप समझ लीजिए क्या है। वीरेंद्र दास की हत्या कर दी जाती है और उसके घर वालों को धमकाया जाता है कि अगर तुमने जवान खोल दी तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। परिवार डर जाता है, परिवार सहमत डर जाता है, जवाब नहीं खोल पाता। हमारी टीम वहां पहुंची, प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंचे, अनिल जी पहुंचे, पूरी टीम हमारी पहुंची वहां। घर वाले डर रहे थे, बता नहीं पा रहे थे मैं कैसे बताऊंगा। उसके बाद घटना घटी मधुबनी के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। रात में 11 बजे उसकी लाश को दफना किया गया। तमन्नू ने दफना किया उस बॉडी को, लेकिन जब पुलिस को खबर लगी रात में तब जाके बड़ी मुश्किल से पुलिस पहुंची और शायद 3 बजे रात में उसकी बॉडी को निकाला गया। ये बिहार है, ये कुशासन है, ये सुशासन नहीं, ये नीतीश कुमार जी का कुशासन है। अरे आप संभाल नहीं सकते करते तो छोड़ दीजिए, आप रिटायरमेंट का समय आ गया, अब तो रिटायर हो जाओ। कब रिटायरमेंट हो? सरकारी नुमाइंदा रिटायरमेंट होता है 7 साल में, 62 साल में, और आप भी ठीक है। मुझे नहीं आ रहा कैसे करें। हमारे तमाम वरिष्ठ लोगों ने बात रखी, विचारधारा की बात रखी, छत्रपति साहू जी महाराज के कामों की बात की, शिक्षा के बारे में बात रखी है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। ये बात किसने बोली? ये बात महात्मा ज्योतिबा फूले ने बोली थी हंटर कमीशन के सामने। कहा इस देश के अंदर फ्री एजुकेशन होनी चाहिए फॉर ऑल, ये हमारी मांग है, अंग्रेजों से की। और उसी का पार्ट संविधान में आपको 21A आर्टिकल 21A दिखाई पड़ता है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा इस देश में फ्री दी जाएगी। लेकिन क्या आपको मिलती है फ्री? कहीं कोई शिक्षा फ्री। अभी बजट आया है आपके सामने, देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट रखा
और बजट में क्या खास बात है? सोना फ्री सस्ता कर दिया है। मैंने सोना पे जो टैक्स लगा था 18% का उससे घटा करके 6% कर दिया। मैंने सोना फ्री है, सोना सस्ता कर दिया गया। और सोना कौन खरीदता है? बहुजन समाज के लोग खरीदते हैं। अरे बहुजन समाज के लोग तो किताबें खरीदते हैं और बहुजन समाज के लोग तो 2 वक्त की रोटी के लिए आटा दाल चावल खरीदते हैं। उनका आटा दाल चावल महंगा होगा, किताबें महंगी कर दी गई, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों के लिए सोना सस्ता कर दिया। पैसा निकालो और सस्ता सोना खरीदो। ये देश की भ्रष्टाचार कौन पूछेगा? कौन आवाज देगा? इस देश में आप SC/ST का क्रिमिनल या 2.5 लाख रुपए रखते हो और EWS का क्रिमिनल आप 8 लाख रुपए रखते हो। ये नहीं था क्यों? गए क्यों बीच के अंदर? कौन रखेगा बात? PhD में हमारा बच्चा जाएगा तो उसे वाइवा में नंबर नहीं दे, इसका एडमिशन नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिकल में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 5, 6, 7। कौन जवाब पूछेगा सरकार से? कौन आपका नुमाइंदा बैठा? पार्टियां तो बहुत बैठी हो, आप पार्टियां बहुत बैठी हैं सरकार से क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन जब आपके हक की बात आती है तो न समाजवादी पार्टी पूछती है, न JDU पूछती है, न RJD पूछती है। कोई भी पार्टी आपके हक की बात नहीं, क्योंकि अभी शंभू जी ने बोला ये तो क्रोध है। क्रोध समझते हो नहीं समझते आप लोग? क्रोध क्या होता? एक गाय साइंटिफिकली उसको वैसी दूसरी गाय पैदा कर दी होंगे, डुप्लीकेट से लोग, और मैथ में बोलते हैं सिमेट्रिकल। अगर मैथ की भाषा बोले तो बोलेंगे सिमेट्रिकल, और अगर आप देसी भाषा बोलेंगे डुप्लीकेट, फोटो कॉपी हिंदी बोल दीजिए आप। दूसरी पार्टियां कौन है? एक कांग्रेस की फोटो कॉपी, जो कांग्रेस की फोटो कॉपी हो कांग्रेस के साथ, और जो बीजेपी की फोटो कॉपी हो बीजेपी, और जो बाबा साहब की चाटना वाली पार्टी वो ना कांग्रेस के साथ में और ना बीजेपी। आप लोग मालूम होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर किसी पार्टी के साथ में कोई समझौता नहीं किया। चाहते तो समझौता कर लेते, कांग्रेस की समझौता कर लेते हो, पर नहीं, हमें समझौता नहीं करना। हमारी विचारधारा में नहीं कहा कि समझौता कैसे हम करें, भले मेरी पार्टी आगे ना बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन हम इनके साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। बाबा साहब ने ठीक है जी, कभी समझौता हमसे नहीं किया। और जब नाम मिनिस्टर बने तो कांग्रेस की शर्तों पर नहीं, बाबा साहब अपनी शर्तों पर नाम मिनिस्टर बनने का काम किया। उनकी योग्यता के आधार पर बनाया गया। अगर योग्यता नहीं होती तो बाबा साहब को कभी नाम मिनिस्टर नहीं बनाया। संविधान बनाने वाला कोई था ही नहीं। कौन संविधान बनाएगा? वरिष्ठ तो बहुत लोग थे, वरिष्ठ तो मेरी समझ से जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, वरिष्ठ तो महात्मा गांधी जी भी थे, कई और भी लोग वरिष्ठ थे, लेकिन किसी के अंदर वो काबिलियत थी क्या इस देश का संविधान बना सके? इस देश के संविधान को बनाने के लिए आपको और देशों के संविधान को पढ़ना पड़ेगा, उसमें समझना पड़ेगा, बारीकियों को जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस देश के अंदर संविधान बना सकते हैं। लेकिन संविधान जब बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब ने हमारी हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर गुलामी खत्म कर दी। इस देश के अंदर शूद्रों की, बहुजनों की गुलामी को खत्म कर यह संविधान। और ये भी नहीं, इस संविधान के अंदर जिन लोगों ने लंबे अरसे तक गुलाम बना के रखा उनके लिए कोई व्यवस्था की बात भी नहीं करे, और कहा हमारे अंदर बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी, वो हमारे भाई लोग हैं, उनसे आपको नफरत नहीं करनी। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा बजट का सत्र आया, बजट के सत्र ने बहुजनों की शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने बात तो बोली कि हम सामाजिक न्याय देंगे, बोलते हैं हम सामाजिक न्याय की बात उस संविधान के बजट में है, 9 पॉइंटों का बजट है, उसमें एक तीसरा नंबर का पॉइंट है सामाजिक न्याय। अरे सामाजिक न्याय कैसे आप लोग?
जो बहुजन समाज के लोगों को आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, बैकलॉग एससी एसटी ओबीसी का खाली पड़ा वो आप भर नहीं रहे हो, एससी एसटी को लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हो, एससी एसटी ओबीसी के गरीब बच्चों की एजुकेशन को आप फ्री कर नहीं रहे हो, तो आप सामाजिक न्याय कहां से? जातिवाद का दंश इस देश के अंदर, छूआछूत है इस देश के अंदर, ऊंच नीच की भावना इस देश के अंदर, इसे खत्म करने के आप कोई प्रभाव लेकर के नहीं आ रहे हो, तो आप सामाजिक न्याय कहां से लोगे?